तो ये बहरहाल इन द एंड हमारा पाइरुवेट बन गया। अब पाइरुवेट का आगे का फेज क्या होगा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जब पाइरुवेट यहाँ आया, अब पाइरुवेट का क्या है कि पाइरुवेट जो होता है ये लैक्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे देखिए NADH का इस्तेमाल करता है, और NADH क्या करता है NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एंजाइम जो करता है इसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम आता है ये इसको पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे देखिए ये लैक्टेट बना, और यही जो होता है आरबीसी में बनता है, क्योंकि आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, इस वजह से पाइरुवेट जो था, क्योंकि आगे इसका जो फेज होता है देखिए यहाँ से साइटोप्लाज्म में इसका काम खत्म हो गया, अब इसको माइटोकॉन्ड्रिया का सफर करना है। अब वो ऑर्गन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहीं पे जा पाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी वगैरह में नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हमारा लैक्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो लैक्टेट बन जाएगा, और एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जहाँ पे होती है वहां पे भी हमारा लैक्टेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये TCA नहीं चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पाइरुवेट यहाँ पे लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ। और दूसरा देखिए एलानिन, ये देखिए अमाइनो एसिड है। ठीक है, इस अमाइनो एसिड पे आप देखिए यहाँ पे अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2, और इसी का डी अमाइनेशन अगर हो जाए ना तो ये एलानिन पाइरुवेट बन जाता है। ठीक है, तो एलानिन से देखिए जैसे हटेगा तो देखिए 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट बन गया, और इसी तरीके से देखिए जब इसका अमाइनेशन होगा तो पाइरुवेट पे जैसे ही अमोनिया ऐड होगा तो ये एलानिन बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमारी अमाइनो एसिड से, यहाँ सिर्फ अमाइनो एसिड यही नहीं है, एलानिन का एग्जाम्पल देखें, बहुत सारी अमाइनो एसिड जब स्टार्वेशन की कंडीशन आती है, तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत सारी प्रोटीन जो है इसी पाथवे के थ्रू हमारी बॉडी में पाइरुवेट का फॉर्मेशन करते हैं, और पाइरुवेट का फेज क्या होता है अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो पाइरुवेट बन गया और एलानिन से भी बनता है। ठीक है, तो ये होगा, और जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, वहां पे लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरी यहाँ पे हम बता दिए। अब देखिए ये पाइरुवेट जो होता है ना, देखिए अभी हम फेड स्टेट की बात करते हैं। फेड स्टेट में क्या होता है, पाइरुवेट आया, पाइरुवेट पहली बात कि यहाँ पे पाइरुवेट के कन्वर्ट करने के लिए एसिटाइल को ए में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये साइटोसोल में नहीं प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और यहाँ पे 3 एंजाइम मिलकर काम करते हैं, तो ये बड़ा सा एंजाइम है। ठीक है, तो बड़ा सा एंजाइम है, प्रोटेक्ट रहता है साइटोप्लाज्म में नहीं, बल्कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर रहता है। ठीक है, तो ये हुआ, इस वजह से पाइरुवेट को अपना सफर करके आना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखिए हम दिखाए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा जो है देखिए, ये पूरा ऐसे ऐसे करके ये पूरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यानी पता चला कि यहाँ से पाइरुवेट को अंदर आना पड़ता है। ठीक है, अंदर आया, पाइरुवेट यहाँ आ गया। अब यहाँ पे पाइरुवेट के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो देखिए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट का था 3 कार्बन कंपाउंड था, तो ये डिहाइड्रोजनेज यहाँ से एक कार्बन को रिमूव कर देगा, एक कार्बन को रिमूव कर देगा, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन को रिमूव करेगा, और ये 3 एंजाइम मिलके काम करते हैं, E1 E2 E3 इसको बोलते हैं, 3 एंजाइम मिलके इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इस पाइरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए एसिटाइल को ए बन गया, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गया, यानी एक कार्बन यहाँ से फ्री हो गया। ठीक है, तो एक कार्बन फ्री हो गया, एसिटाइल को ए बन गया। और ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज देखिए यहाँ पे ये थाइमिन के प्रेजेंस में काम करता है। अब पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज और इसी तरीके से और कुछ एंजाइम है जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये सारे जो होते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक को फैक्टर होते हैं, अभी हम वहां पे बात कर लेंगे। यहाँ पे भी जगह कम थी, वजह से यहाँ पे भी इतना नहीं लिखे, बस आप याद रखिए कि पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है ये यहाँ पे पाइरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर देखिए एसिटाइल को ए जब बन गया ना, तो एसिटाइल को ए यहाँ पे देखिए अब ये हमारी टीसी में आ जाता है। ठीक है, एसिटाइल को ए बना, इसका कई फेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसिटाइल को ए यहाँ पे देखिए ऑक्जेलो एसिटेट हमारे टीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ऑक्जेलो एसिटेट से देखिए 4 कार्बन कंपाउंड है, ये एसिटाइल को एक कंपाउंड ये कंबाइन करता है, और यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, तो सिट्रेट सिंथेज इस 2 कार्बन इस 4 कार्बन को एक में ऐड कर देता है, और हमारा बन जाता है सिट्रेट। ठीक है, तो देखिए अब सिट्रेट बन गया। अभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, एनर्जी की जरूरत है, तो सिट्रेट यहाँ से, ये देखिए सिट्रेट यहाँ से लगेगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, तो सिट्रेट पे यहाँ पे देखिए एकोनिटेज एंजाइम होता है जो इस सिट्रेट को 6 कार्बन कंपाउंड है इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी इसमें क्या होता है कि खाली हमको आइसोमराइजेशन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट हमारा बन गया, और आइसोसिट्रेट से यहाँ पे देखिए फिर हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब बनता है तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पे देखिए 5 कार्बन कंपाउंड है, जबकि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड था, तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है इसको हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो देखिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी एंजाइम इंपॉर्टेंट है, और एकोनिटेज भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सब पे बताएंगे, पहले हम साइकिल पूरी कर लें, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या वो बताते हैं। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है टीसीए का। ठीक है,
टीसीए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन बचा और NAD+ से यहाँ पे भी देखिए हमको NADH देखने को मिला। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज है ना, तो ये ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ से हमको NADH देखने को मिला और हमारा ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पे एक एंजाइम होता है वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज ये इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कन्वर्ट कर देता है सक्सिनाइल CoA में। ठीक है, तो देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो था अब ये सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए सक्सिनाइल CoA में ये कन्वर्ट हो गया और ये देखिए ये 5 कार्बन कंपाउंड था और यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 कार्बन बचा, तो पता चला कि यहाँ पे भी एक कार्बन जो होगा ये हमारा CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 की फॉर्म में एक कार्बन हमारा रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 4 कार्बन बचा, तो सक्सिनाइल CoA बन गया। ठीक है, अब सक्सिनाइल CoA जब बन गया उसको देखिए सक्सिनाइल CoA पे यहाँ पे एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनाइल थायोकाइनेज। ठीक है, तो सक्सिनाइल थायोकाइनेज इस सक्सिनाइल CoA से ये देखिए जो CoA का मॉलिक्यूल था ना, इस CoA के मॉलिक्यूल को अलग कर दिया। ठीक है, देखिए CoA का मॉलिक्यूल अलग हो गया, तो CoA का मॉलिक्यूल जब अलग हुआ तो सक्सिनाइल CoA अब सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे देखिए GDP जो होती है ये GTP में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो CoA अलग हुआ और यहाँ पे GDP GTP में कन्वर्ट होती है और ये GTP जो होती है ये ADP को ATP में कन्वर्ट करती है। तो पता चला कि इस स्टेप में हमको एक ATP देखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो यहाँ पे होता है ना, मतलब यहीं पे मिल जा रहा है, डायरेक्ट कैश हमको मिल जा रहा है, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन यहाँ पे भी देखने को मिला और देखिए हमको ग्लाइकोलिसिस में भी 2 जगह देखने को मिला था। एक देखिए हमको यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन देखने को मिला था और दूसरा देखिए हमको यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और अब देखिए सक्सिनेट जब बन गया तो इस सक्सिनेट पे एंजाइम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इस सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखिए फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी वो डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे देखिए FAD जो था ये FADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो FADH में कन्वर्ट हो गया और अब जब फ्यूमेरेट बन गया तो फ्यूमेरेट भी 4 ही कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से देखिए सक्सिनाइल CoA से ही 4 ही कार्बन कंपाउंड चले आ रहे हैं। अब देखिए फ्यूमेरेट हमारा बन गया। अब देखिए फ्यूमेरेट पे देखिए यहाँ पे फ्यूमेरेज एंजाइम वर्क करता है और ये फ्यूमेरेज इसको कन्वर्ट कर देता है मैलेट में। ठीक है, तो देखिए मैलेट बन गया। अब ये मैलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैलेट देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि मैलेट दोबारा यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजनेज वर्क करता है और ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट में ये मैलेट कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सैलो एसीटेट देखिए ये 4 कार्बन कंपाउंड है और ये ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा ये एसिटाइल CoA से कंबाइन करेगा। इस तरीके से हमारी TCA चलती है। ठीक है, तो TCA हमारी पूरी है इस तरीके से चलती है और यहाँ पे भी देखिए NAD+ जो है ये NADH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और डिहाइड्रोजनेज है वही है कि ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे करा रहा है तो ये NADH बन गया। तो इस तरीके से देखिए हमारा TCA कंप्लीट होगा। TCA में पूरा दिखाए यहाँ से एसिटाइल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट कंबाइंड हुए और यहाँ पे ये पूरी साइकिल चली है। अब TCA में देखिए इंपॉर्टेंट हम बताएं, सबसे पहले देखिए हमारे पे यहाँ पे जो पहला एंजाइम था सिट्रेट के बाद, ठीक है, सिट्रेट बनने के बाद जो यहाँ पे एंजाइम आया जिसको बोलते हैं एकोनिटेज। ठीक है, एकोनिटेज जो होता है ये फ्लोरो एसीटेट इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, इस वजह से एकोनिटेज जो होता है ये सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में नहीं कन्वर्ट करता है और हमको TCA स्टॉप देखने को मिलती है। ये चीज हो गई। और दूसरा यहाँ पे देखिए हमारा रेट लिमिटिंग एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हम बताएं कि ये है। और तीसरा यहाँ पे देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट को सक्सिनाइल CoA में जो एंजाइम कन्वर्ट करता है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये देखिए सेम ऐसे है जैसे हम यहाँ पे बात किए थे कि हमारे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में भी देखिए 3 कॉम्प्लेक्स थे, इसमें भी हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में भी 3 कॉम्प्लेक्स होंगे और अल्फा कीटो ग्लूटारेट को भी देखिए यहाँ पे आर्सेनिक जो होता है ये इनहिबिट करता है। और दूसरा चीज बताएं कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और देखिए ब्रांच एंड कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये जो 3 एंजाइम होते हैं ना ये तीनों एंजाइम सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, यानी इन सब में हमको ये कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। विटामिन B1 B2 B3 B5 B4 होता ही नहीं है तो B4 कहां से आएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमको लाइपोएट, ठीक है, तो लाइपोएट, तो ये हमको 5 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है इन तीनों एंजाइम में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में और ब्रांच एंड कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये तीनों एंजाइम इस 5 का इस्तेमाल करते हैं B1 to B5। ठीक है, B5 तक 5 हो रहा है लेकिन B4 नहीं होता है, इसकी जगह पे हम लाइपोएट को ले आते हैं। ठीक है, तो ये 5 जो है इसमें कोफैक्टर का काम करते हैं। तो ये चीज हो गई। और आर्सेनिक इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट को इनहिबिट करता है। और देखिए हम यहाँ पे बताएं कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट इतना इंपॉर्टेंट ना कि इसका दूसरा फेज भी है। इसका दूसरा फेज अगर ये दूसरे फेज में चले जाता है ना तो इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से TCA स्टॉप हो जाती है। ठीक है, TCA रुक जाती है, धीरे हो जाती है, जो भी है। तो देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट का दूसरा फेज क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे अमोनिया में बात की कि जब हमारी बॉडी में अमोनिया होता है ना तो अमोनिया देखिए इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ही कंबाइन करता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से कंबाइन करता है और यहां से देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट से अमोनिया कंबाइन किया और ये ग्लूटामेट बन गया। ठीक है, तो यहां से देखिए अमोनिया जो है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे जाता है और ये अमोनिया ये ग्लूटामेट बन जाता है। और जब ये ग्लूटामेट बना फिर ये ग्लूटामेट देखिए ये दोबारा पाइरुवेट से कंबाइन होता है और यहाँ पे ये पाइरुवेट एलानिन बन जाता है क्योंकि अमोनिया यहाँ चला गया
और ये ग्लूटामेट दोबारा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम पूरा कर देते हैं, फिर इधर आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अमोनिया बना। अमोनिया देखिए मसल से ये लीवर में चला गया और लीवर में देखिए अमोनिया जो है एलिनिन के फॉर्म में जो यहाँ पहुंचा, यहाँ पे दोबारा अल्फा कीटोग्लूटारेट से कंबाइन करता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लूटामेट में देखिए अमोनिया प्रेजेंट हो गया और ये दोबारा पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया और ये ग्लूटामेट यूरिया साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी से अमोनिया को डोनेट करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये बाहर निकाल देता है, यूरिया साइकिल में भी हम बात कर लेंगे। बस यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये पाइरुवेट दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट, ये जो साइकिल होता है इसको हम केहल साइकिल बोलते हैं। अलग से हम बात किए हैं, इसमें नहीं जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे बताया कि देखिए ये जो अमोनिया यहाँ था, ये अमोनिया इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को यूटिलाइज कर रहा था, लेकिन यूटिलाइज करके यहाँ से देखिए ये इसको इस्तेमाल किया और दोबारा जो है ये फ्री होकर रिसाइकिल हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी रिसाइकिल हो रहा था, यहाँ पे भी रिसाइकिल होगा, ये रिसाइकिल हो जा रहा था। लेकिन जब हमारी बॉडी में हाइपर अमोनिया की कंडीशन आती है ना, तो ये अमोनिया ग्लूटामेट के बाद ना अब इधर जा नहीं सकता, क्योंकि यूरिया साइकिल स्टॉप हो जाती है। हाइपर अमोनिया में अक्सर यही होता है ना, यूरिया साइकिल प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, जो भी यूरिया साइकिल स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से ये इस तरीके से ये साइकिल नहीं चलेगी। इस वजह से रिसाइकलिंग जो अल्फा कीटोग्लूटारेट की होती है ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अब ये ग्लूटामेट बना ना, ये पाइरुवेट से कंबाइन करके अल्फा कीटोग्लूटारेट देता, लेकिन अब ये ग्लूटामेट क्या हुआ, एक और अमोनिया से कंबाइन कर लिया और एक और अमोनिया से कंबाइन कर लिया, इस वजह से ग्लूटामाइन बन गया। अब देखिए ग्लूटामाइन बन गया, अब ग्लूटामाइन दोबारा ग्लूटारेट में कैसे कन्वर्ट होगा? ठीक है, इस वजह से हमारी बॉडी में अल्फा कीटो ग्लूटारेट की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, हाइपर अमोनिया की कंडीशन में हमारी बॉडी में अल्फा कीटो ग्लूटारेट की डिफिशियंसी हो जाती है, इस वजह से टीसीए हमारी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बताएं, और इस कंडीशन में जब हमारी यूरिया साइकिल स्टॉप होगी तो हमको हाइपर अमोनिया देखने को मिलेगा। तो हाइपर अमोनिया का साइन ही क्या होता है कि अमोनिया ज्यादा होगा, ग्लूटामाइन भी ज्यादा होगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज इसको रिलेट करके बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला स्टेप पूरा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे हमारा एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, ये हो गया, और ये सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और यहाँ पे हम बताएं कि हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको मेलोनेट जो होता है इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम बताएं मेलेट। मेलेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर जाना होता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर जाना होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, खासतौर से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये बहुत ही सिलेक्टिव लोग को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, बाहर वाली तो सबको आने जाने देती है, लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, बहुत ही सिलेक्टिव लोग को आने जाने देती है। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इस ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर नहीं निकलने देती है। इस वजह से ऑक्जेलो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि मेलेट को स्पेशल यहाँ पे पास मिला रहता है और मेलेट अंदर बाहर आ जा सकता है। ठीक है, मेलेट सिर्फ अंदर बाहर आ सकता है, ऑक्जेलेट नहीं आ जा सकता। इस वजह से ऑक्जेलेट जो होता है, यानी ऑक्जेलो एसीटेट, ये ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होता है। देखिए ये टू रिएक्शन, ठीक है, ये टू रिएक्शन है, मेलेट में कन्वर्ट होता है और ये मेलेट जो होता है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल गया, अब दोबारा यहाँ पे यही मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा और इसको दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में बना देगा। ऐसा होता है ना कि किसी के पास होता है, वो कहता है चलो हम तुम्हारे साथ, अपने साथ तुमको भी लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, वैसे होता है कि ऑक्जेलो एसीटेट को बाहर निकलना है, लेकिन ये मेलेट में कन्वर्ट होगा और मेलेट बाहर जाके दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट को छोड़ देगा। तो ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ पे आ गया अब। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेलेट शटल होता है। मेलेट शटल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बाहर जो NADH बना था ना, कहाँ गया ये NADH? ये NADH भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, क्योंकि ETC हमारी जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएगी? तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये NADH है ना यहाँ पे आया साइटोसोल में, फिर यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट जब मेलेट में कन्वर्ट होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो था, ये इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया मेलेट के पास। ठीक है, मेलेट के पास चला गया, मेलेट अंदर आया और मेलेट जब यहाँ पे अंदर, अब मेलेट क्या करेगा, जब ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देखिए फिर से NADH को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NADH बन गया, आगे अंदर देखिए बाहर था, बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया मेलेट को, तो मेलेट ये इलेक्ट्रॉन लेके अंदर आ गया और मेलेट दोबारा ये ऑक्जेलो एसीटेट का फॉर्मेशन किया, इस वजह से दोबारा NADH बन गया और ये NADH अब ETC में चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मेलेट शटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेलेट शटल का हम बता दिए। और मेलेट शटल और क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारी ये जो ये होती है, क्या नाम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, उसमें भी इसका काम पड़ेगा, अभी हम बात करते हैं। तो ये हमारा मेलेट शटल हो गया। और उसके बाद हम टीसीए में एटीपी की बात करें। ठीक है, टीसीए में कितनी एटीपी मिलती है? तो देखिए टीसीए में बनता क्या है, एक देखिए हमको यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिला। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमको एक एटीपी मिली एक साइकिल में, एक एटीपी। और उसके अलावा देखिए ये देखिए एक NADH यहाँ से प्रोडक्शन देखने को मिला और एक NADH का प्रोडक्शन हमको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको एक NADH का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे आप बना लीजिए कि यहाँ पे भी हमको NADH का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक NADH का प्रोडक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिला, दो हो गया, एक और एक दो, और एक यहाँ तीन NADH का प्रोडक्शन हुआ। तो देखिए 3 NADH जो है ये 2.5 एटीपी देता है एक एटीसी में जाने के बाद। तो देखिए 7.5 एटीपी हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो 7.5 यहाँ मिल गई, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक मिल गई। और यहाँ पे देखिए सक्सिनेट फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे FADH बनता है एक, और ये FADH 1.5 एटीपी देता है। तो ये देखिए 1.5, तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 10 एटीपी हमको एक टीसीए में मिलती है। ठीक है, तो टीसीए में हमको 10 एटीपी मिलती है। ठीक, तो ये हम एटीपी की बात कर लिए, तो हमारे टीसीए वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ से ग्लाइकोलिसिस चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को शुरू करके यहाँ पे हम टीसीए मिले और टीसीए में बताया कि यहाँ पे पाइरुवेट जो होता है
पाइरुवेट का चैनल यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। एसिटाइल कोए का चैनल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ पाइरुवेट का प्रेजेंट होता है और पाइरुवेट अंदर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये पाइरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे हमारी टीसीए चल जाती है, ठीक है। टीसीए हो गई और यहाँ पे हम मेलेट शटल बता दिए। अब टीसीए के बाद यहाँ पे देखिए, अब हम आपको बताते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो क्या होगा। देखिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जब होती है ये सारी साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होती है। तो देखिए कुछ इधर से साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होकर पाइरुवेट में आती है और कुछ प्रोटीन यहाँ पे जैसे देखिए आइसोल्यूसिन, वेलिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, पाइरिमिडीन, ये सब। और इसी तरीके से देखिए और चेन फैटी एसिड जो है इन सब का ब्रेक डाउन होता है प्रोपेनाइल कोए में, ठीक है। देखिए प्रोपेनाइल कोए में ब्रेक डाउन हो गया, यानी इनका मेटाबॉलिज्म बाहर ही हो गया, ठीक है। ये बाहर ही कैटाबोलाइज हो गए, प्रोपेनाइल कोए में बन गए। अब ये प्रोपेनाइल कोए का यहाँ पे देखिए पास प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर घुसने के लिए, तो इसका पास प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोपेनाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए हमारा यहाँ पे प्रोपेनाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये भी देखिए विटामिन B1 के प्रेजेंस में वर्क करता है, ठीक है। तो ये प्रोपियोनाइल कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है इस प्रोपिनाइल कोए को मिथाइल मेनाइल कोए में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखिए मिथाइल मेनाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया और इस मिथाइल मेनाइल कोए पे यहाँ पे देखिए B12 के प्रेजेंस में यहाँ पे मिथाइल मेनाइल कोए म्यूटेज वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सक्सिनाइल कोए में, ठीक है। देखिए सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो गया और सक्सिनाइल कोए दोबारा ये चला जाएगा टीसीए में। टीसीए में आ गया, टीसीए देखिए ये पूरी रन कर रही है तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ। और जब B12 की डिफिशियंसी होती है तो हमको इस मिथाइल मेलानाइल कोए का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मिथाइल मेलानाइल कोए का एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा। इसी वजह से मिथाइल मेलानिक एसिड हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा और ये डीमाइलिनेशन कराता है। इसी वजह से जब B12 की डिफिशियंसी होती है तब हमको न्यूरोपैथी वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी आपको यहाँ पे लिंक करके बता दिए। अब देखिए हमारा जो बता ये यूरिया साइकिल बचा